हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फन एंड लर्न विद किरण में। आज मैं फिर आपके सामने एक बार प्रस्तुत हूँ संस्कृत के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है अव्यय। और हमें पता ही है इस बार के एग्जाम्स यानी 2022-23 के एग्जाम्स के में ये क्वेश्चंस इनमें से आने ही वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं अव्यय की तरफ। अव्यय ऐसे शब्द जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन या विभक्ति की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे शब्द जिनमें किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति, काल की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो जैसे शब्द होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग हमें किसी भी वाक्य में करना होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, वह खा रहा है। इसमें क्या है? खा रहा है, क्योंकि वहाँ वह लड़के के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह आ जाता है रहा है। यदि हम वो किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, किसी लड़की के लिए, जैसे सीता खा रही है, तो वहाँ हम रही है का प्रयोग करते हैं। तो ये क्रिया में हमारा लिंग की वजह से परिवर्तन आता है। लेकिन ये जो अव्यय शब्द हैं उनमें किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता है। आज हम ऐसे ही कुछ अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, उनके अर्थ के साथ उन्हें वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं वो सब भी हम सीखेंगे। ऐसे तो संस्कृत में बहुत सारे अव्यय हैं, लेकिन हम कुछ खास अव्ययों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ अव्यय शब्द लिखे हैं, उनके अर्थ भी लिखे हैं और उनका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब आपको मैं उन्हें समझाती हूँ। सबसे पहला अव्यय अपि। अपि इसका अर्थ होता है भी। तो जैसे हम बात करते हैं मैं और राम भी घूमने गए थे, वैसे ही एक संस्कृत वाक्य है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो। तो अव्ययों को जब आप वाक्यों में प्रयोग करते हैं उनसे पहले आपको अव्यय का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर आप अर्थ जान गए तो वाक्य में उसका प्रयोग आप आसानी से कर पाओगे। दूसरे अव्यय की तरफ बढ़ते हैं। च, ये एक संस्कृत अव्यय है, इसका हिंदी में अर्थ होता है और। तो वृक्षः फलानि पुष्पानि च ददाति, अर्थात पेड़ फल फूल देते हैं। अब यहाँ च यानी और जो है वो, ये देखिए यहाँ मैंने फल फूल यहाँ पर च लिखा है। यहाँ हिंदी में जब हम लिखते हैं तब हम लिखते हैं वृक्ष फल और फूल देता है, लेकिन संस्कृत में जब आप च लिखते हो तो वो जिन दो शब्दों के बीच में और आता है हिंदी में, वहाँ ऐसे प्रयोग नहीं करके वो जो दो शब्द हैं उनके बाद में च लगाया जाता है, अर्थात फलानी पुष्पानी च। अब इसका अर्थ हो जाएगा फल और फूल देता है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं ह्यः। ये हमें काल से जुड़े हुए अव्यय हैं। जैसे ह्यः का मतलब होता है कल। अब कल कौन सा कल? एक कल हम जानते हैं, एक जो बीत चुका है यानी यस्टरडे, एक जो आने वाला है यानी टुमारो। तो ह्यः जो है वो एक पास्ट टेंस वाला कल यानी कि बीते हुए कल को डिनोट करता है, यानी यस्टरडे। तो इसको जब आप भरने जाओगे, किसी वाक्य में प्रयोग करने जाओगे, तो आप आसानी से जब आप उस वाक्य को पढ़ लोगे तब आप जहाँ देखोगे कि वाक्य में पास्ट टेंस यानी भूतकाल का प्रयोग हुआ है, तो आप आसानी से वहाँ बीते हुए कल यानी ह्यः का प्रयोग कर सकते हो। जैसे डैश अहम विद्यालयम न अगच्छम। अब ये जो अगच्छम शब्द है ये हमें पता है ये भूतकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हम तुरंत जैसे ही अगच्छम देखेंगे हम यहाँ पर ह्यः यानी बीते हुए कल, ह्यः अहम विद्यालयम न अगच्छम, कल मैं विद्यालय नहीं गया था। फिर बढ़ते हैं श्वः। ये भी कल, बट ये कौन सा कल है? ये आने वाला यानी भविष्यत काल को डिनोट करने वाला कल है यानी टुमारो। फिर देखते हैं डैश सह मम गृहे आगमिष्यति। ये आगमिष्यति कौन से सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है? कौन से टेंस के लिए? ये हमारे फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल को शो करता है। तो फिर श्वः सह मम गृहे आगमिष्यति, कल यानी आने वाले कल में वह मेरे घर आएगा। इसका अर्थ था मैं गया था और इसका अर्थ है आएगा। तो आएगा यानी फ्यूचर टेंस, उसमें हम आने वाले कल का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अद्य।
अद्य का अर्थ होता है आज, ये तो आपको पता ही है, ये वर्तमान काल को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। तो डैश गणतंत्र दिवसः अस्ति, अस्ति यानी है, तो फिर हम यहाँ पर अद्य लगाएंगे, आज गणतंत्र दिवस है, अद्य गणतंत्र दिवसः अस्ति। बढ़ते हैं अधुना, ये भी प्रेजेंट टेंस को दिखाने वाला एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है इस समय, इस समय मतलब अभी। तो लता अधुना भोजनम खादति, लता इस समय भोजन खाती है या खा रही है। अब बढ़ते हैं बही की तरफ। बही का अर्थ है बाहर, जैसे वह घर के बाहर जाता है, वह विद्यालय के बाहर जाता है। तो जहां भी हमें बही का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां भी आपको पंचमी विभक्ति दिखेगी, आपने ऊपर विभक्ति में पढ़ा होगा, जहां से अलग होते हैं, आप बाहर जा रहे हो तो किसी जगह से आप अलग होगे तब कहीं और जाओगे। तो फिर जब आप कहीं से अलग होते हो, अलग होने के अर्थ में उपपद विभक्ति में भी हमने पढ़ा है, वहां हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। इसीलिए जब भी आप बही शब्द देखोगे, बही अव्यय, तो उसका चिन्ह है या उसे पहचानने का तरीका है कि उससे में कहीं ना कहीं पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं सह गृहात, वह घर से, बही गच्छति बाहर जाता है, सह गृहात बही गच्छति। अब बढ़ते हैं माँ। माँ यानी कि मत करो, ये इसका प्रयोग किया जाता है किसी चीज को नहीं करने के लिए, निषेध के अर्थ में। जैसे कोलाहलम माँ कुरु, शोरगुल मत करो, माँ का अर्थ है मत। जब आप किसी को किसी के लिए मना करते हो किसी चीज के लिए, तब आप माँ का प्रयोग करते हो। फिर पढ़ते हैं विना। विना का अर्थ होता है बिना, जैसे हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ेंगे, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। तो वैसे ही जलम विना जीवनम असंभव अस्ति। अगर आपको सेंटेंस समझ में आता है तो आप तुरंत उस बिना का अर्थ का प्रयोग करके वहां अव्यय को भर सकते हो। जैसे जलम विना जीवनम असंभव अस्ति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर बढ़ते हैं उच्चैः। उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, जैसे शेर जोर से गरजता है, सिंह उच्चैः गर्जति, शेर जोर से गरजता है, बालकः उच्चैः वदति, बच्चा जोर से बोलता है। फिर बढ़ते हैं नीचैः। नीचे का अर्थ होता है धीरे से, बालिका नीचैः वदति, लड़की धीरे से बोलती है। नेक्स्ट वन शनैः। शनैः इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। मैं यहाँ बहुत सारे अव्यय नहीं, कुछ गिने चुने अव्यय को बता रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में प्रिपेयर करने में बहुत आसानी हो सके। अब आगे बढ़ते हैं इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। इनका प्रयोग कैसे करते हैं वाक्य में, बालकाः इतस्ततः धावन्ति, बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं। नेक्स्ट वन सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा रमा वदति, अचानक रमा बोलती है। नेक्स्ट वन इदानीम। इदानीम का अर्थ होता है इस समय। अब ये भी इस समय यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को दर्शाएगा। तो हमें तुरंत ही हम जब वाक्य को पढ़ेंगे तो जहां उसमें हमें प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में क्रिया दिखाई देगी, हम समझ जाएंगे कि इसमें किसी ऐसे अव्यय का प्रयोग होगा जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे इदानीम सा खादति, इस समय वह खाती है। फिर बढ़ते हैं पुरा। अब पुरा का अर्थ होता है प्राचीन समय। प्राचीन समय यानी जो पहले कभी हो चुका है, यानी अगेन पहले कभी, यानी ये भूतकाल पास्ट टेंस को दिखाता है। तो अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, जैसे डैश दशरथ नाम नृपः आसीत। अब हमें पता है ये आसीत शब्द का अर्थ होता है था। तो मतलब जब आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल का हमारे पास वाक्य है, तो हमें ऐसे अव्यय का प्रयोग करना है जो किसी भूतकाल वाले के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए यहाँ पर पुरा यानी प्राचीन समय में दशरथ नाम के राजा थे। अब बढ़ते हैं, एक समान सुनाई में आने वाले दो अव्यय हैं एव और इव, लेकिन ये दोनों का अर्थ भी अलग है और इन दोनों का प्रयोग भी अलग है। जैसे पहले बढ़ते हैं एव की तरफ। एव का अर्थ होता है ही। अब इसका प्रयोग त्वम एव माता असि, तुम ही माता हो। और इव का प्रयोग कैसे करते हैं, इव का अर्थ होता है की तरह, वह राम की तरह दिखता है, वह मोरनी की तरह चलती है। तो यहाँ
सह सिंह इव वदति, वह शेर के समान बोलता है। वह शेर की तरह यानी समान में भी हम बोल सकते हैं, वह शेर की तरह बोलता है। इन अवयवों के बाद मैं कुछ ऐसे अवयव आपको दिखाऊंगी जो प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जहां क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनमें कैसे अवयव आते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है। और कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो योजक चिन्ह के साथ रहते हैं, जैसे यथा तथा, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, जैसा तैसा, इस तरह के अवयवों को भी मैं अभी सिखाऊंगी। उन सबको देखने के लिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहें। अब बढ़ते हैं ऐसे अवयव की ओर जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए, जैसे किमर्थम, कदा, कुत्र। अब किमर्थम, किमर्थम का अर्थ क्यों या फिर किस लिए। तो सह किमर्थम हसति, वह क्यों हंसता है या फिर वह क्यों किस लिए हंसता है। अब यहाँ किमर्थम इसलिए क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही हमें क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा हम समझ जाएंगे कि इसमें ऐसे ही अव्यय का प्रयोग करना है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी तरह दूसरे वाले अव्यय यानी कदा का अर्थ होता है कब। तो त्वम डैश आगमिष्यसि विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क जैसे ही दिखा, आपको किसी ऐसे अव्यय का ही प्रयोग करना है जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो त्वम कदा आगमिष्यसि, तुम कब आओगे। फिर तीसरा कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो रामः कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है। आपको सेंटेंस का अर्थ पता होना चाहिए, फिर उसमें आपको प्रयोग में लाना है क्यों, कब, कहाँ, ये सारे अव्यय का प्रयोग करेंगे। फिर बढ़ते हैं जो साथ में लिए जाते हैं योजक चिन्ह के साथ, अत्र तत्र, यथा तथा, यदा कदा, इस तरह के अव्यय। अब अत्र तत्र का अर्थ होता है यहाँ वहां। अब डैश माधव, डैश यानी कि अब आपको यहाँ कौन सा अव्यय लिखना है, यहाँ वहां मत दौड़ो, माधव मत दौड़ो। तो मत दौड़ो के आगे आप क्या लगाओगे, इस समय मत दौड़ो, यहाँ वहां मत दौड़ो। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप उनका प्रयोग करोगे। तो ये इस तरह से हम इनका प्रयोग में लाते हैं, अत्र तत्र माधव, इधर उधर मत दौड़ो। फिर दूसरा है यथा तथा, जैसा वैसा, जिसका अर्थ होता है जैसा वैसा। अब वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यथा कर्म तथा फलम, जैसा काम वैसा फल। जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यथा करनी तथा भरनी। उसी प्रकार यदा कदा, जब कब, अहम यदा कदा एव दिल्ली नगरम गच्छामि, मैं कभी कभार यानी जब कभी, जब कब ऐसे भी बोलते हैं, कभी कभार भी बोल सकते हैं, मैं जब कब ही दिल्ली जाता हूँ। अभी हमने उन सारे अवयवों को सीखा, उनका अर्थ, उनका वाक्यों में प्रयोग, और ये सारे अवयव आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन इस वीडियो को देखकर ही हो जाए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक, कुछ क्वेश्चन सेट्स मैं बनाकर रखी हूँ, उसे भी टैग करूँगी। आप उसका प्रैक्टिस ज़रूर करें, वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। और लेकिन आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस बना कर भेजती रहूं और आपके एग्जाम्स में आपकी मदद कर पाऊं।